Okay, so in the last class we have discussed about the statement of second law of motion, and as per the second law of motion, the average force is given by rate of change of linear momentum. Clear? Okay. What is the real explanation of this Newton's second law? Can anyone explain? क्या बता रहा है basically ये? See, there is an object 10 kg mass. Let's say it is at rest. It is at rest. Okay, let's have some initial velocity u. अब हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं. एक मास m है जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. तो ये बताओ हमेशा इसी से मूव करता रहेगा? It will always keep on moving with speed जब तक इसमें क्या ना लगे एक्सटर्नल फोर्स. तो जब तक अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, it will always keep on moving with the same speed. It will always keep on moving with the same speed. कहाँ थे अभी तक? टाइम क्या है? अच्छा, अभी मैं पूछूं इसका लीनियर मोमेंटम कितना है तो आप क्या कहोगे? mu. If I ask you what is the linear momentum? mu. तो इसका लीनियर मोमेंटम नहीं कभी नहीं बदलेगा जब तक इसमें क्या ना लगे एक्सटर्नल फोर्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो अगर हमें लीनियर मोमेंटम चेंज कराना है किसी का, लीनियर मोमेंटम क्या कराना है? उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड. इफ यू वांट टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, व्हाट यू हैव टू अप्लाई? फोर्स एक्सटर्नल. क्लियर? दैट्स द रियल मीनिंग. तो अब हमने इसमें लगा दिया एक फोर्स. So I apply some force in this direction. अब क्लियर सी बात है, फोर्स इस वेलोसिटी का क्या कर रहा है? सपोर्ट. अब ये एक्सेलरेट होने लगेगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अब क्या करने लगेगा? तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब एक्सेलरेशन आ जाएगा. व्हाट विल कम हियर? एक्सेलरेशन विल कम. और एक्सेलरेशन का मतलब है इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी. इट्स स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. लेट आफ्टर सम टाइम it has some speed भी. मास में कोई भी चेंज नहीं होगा. हम इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक? अच्छा, तो ये बताएं इनिशियली यहां पर था ऑब्जेक्ट, फाइनली यहां पर. लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. क्यों स्पीड में चेंज हुआ ये समझ में आया? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. तो क्लियर सी बात है, अगर स्पीड में चेंज हुआ तो लीनियर मोमेंटम में भी चेंज हुआ. If I ask you what is the change in linear momentum, तो वो क्या होगा? Pf minus p initial. It is a vector quantity. Don't forget to put the vector sign. Okay, what is p final? M into v. And if we take this direction as positive, so this direction will be negative. तो clear सी बात है, ये positive direction में है, so p final will be plus m. Minus लगाया. What about p initial? M into u. M into u. Same direction. Yes. So what is the change in linear momentum? M into v minus u. This is the change in linear momentum. Now, if I ask you, what is the direction of change of linear momentum? मैं बोल रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है. देखो मैग्नीट्यूड निकल आया. क्या निकल आया? मैग्नीट्यूड. इतना मैग्नीट्यूड का लिनियर मोमेंटम में चेंज होगा. मैं पूछ रहा हूँ किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है. दिख रहा है इसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का क्या हो रहा है? चेंज. तो ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ के लास्ट लाइन में पढ़ा है कि जो चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में, इट विल ऑलवेज टेक इन द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड. द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स इज. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे ना, उसी डायरेक्शन में चेंज होगा लीनियर. कल के बॉल वाला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ टेल मी, बॉल गोज, हिट्स द वॉल, रिटर्न बैक. बाय कॉमन सेंस बताइए इस बॉल पे या इस ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया. और आप इसको बाय कैलकुलेशन भी देखोगे तो डेल्टा p इक्वल -2mu आएगा. यस सर.
डेल्टा पी क्या आया था, व्हाट इज दिस माइनस टेल्स, जो चेंज हो रहा है लीनियर मोमेंटम का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्स लगा होगा इस बॉल पे वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया? तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन ऑल टोटल क्लियर? ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि इफ यू वांट टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई द फोर्स एंड the change of linear momentum will take place in that direction in which the force is applied, in which the force is applied. Let's move on. हाँ, तो यहीं पे देखते हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट था m मास का, कितने से मूव कर रहा था, u से, एक फोर्स लगा इस पे, इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v, तो देन इन दैट केस यू कैन राइट f इक्वल्स टू डेल्टा p की जगह क्या लिखते हैं, mv माइनस u डिवाइड बाय डेल्टा t। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कई बार क्वेश्चंस को करने में, ठीक। सेकेंड लॉ में और भी एनालिसिस है, तो ये था एवरेज फोर्स निकालने का एक्सप्रेशन, और इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है तो क्या यूज करेंगे, dt बाय dt। अब इसको लेके एनालाइज करते हैं यहाँ आगे थोड़ा सा। अब देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू v, पुट देयर। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, तीन पॉसिबिलिटीज आएगी। देखो m और v यहाँ किसमें है, प्रोडक्ट में। थ्री केसेस, इफ m इज कांस्टेंट, m क्या है अगर, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे मास कांस्टेंट रहता है, वेयर मास इज कांस्टेंट, तो उन केसेस की बात करते हैं। अगर एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर, if there is a constant we can take that constant outside the differentiation, this m will come outside। तो देखो अंदर क्या बचा, dv by, and what is this dv by dt, a, that is the acceleration। dv by dt क्या होता है, acceleration। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ma। तो ये जो आप लोग f equals to ma पढ़ के आ रहे हैं, that is only applicable when m is, अगर मास वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया then you can't apply this, that's the important। so f equals to m, clear? yes sir। oh, अब यहां से दिख रहा है f और a की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसीलिए तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, the direction of acceleration is always in the direction of applied force। तो हम acceleration अगर लिखना चाहें तो that will be f by m, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, applied force की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे the body will accelerate in the same direction। ठीक, इसको लिख लेंगे आप। अच्छा, तो this is f equals to m। सेकेंड केस, when v is constant, वेलोसिटी क्या है, लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है। दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल मास बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, अभी हम तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक। अभी 10 केस डिस्कस करेंगे। कोई बता सकता है ऐसा कोई केस जहां मास वेरी करता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, टेल, जहां मास बॉडी का कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई केस बताओ, है किसी के पास आइडिया? बैलून का एग्जांपल लेते हैं। एक बैलून में आपने गैस फिल किया, कोई भी हीलियम कुछ भी, यू जस्ट अनटाई द एंड। आप एंड को क्या करोगे, अंदर अभी गैस भरी है, कुछ मास फिल्ड है बैलून के अंदर, अब मैंने रिलीज कर दिया पीछे, अब क्या उसका मास धीरे धीरे कम हो रहा है अंदर का, द मास इज रिड्यूसिंग। तो इट इज द केस ऑफ वेरिएबल मास। और लेट्स से आपका बैलून फ्लाई कर रहा है विद सम कांस्टेंट स्पीड, हम ये कह दें अगर कि बैलून किससे फ्लाई कर रहा है, कुछ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, तो बताओ ये इस कैटेगरी में लाई करेगा कि नहीं, एम उसका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्लियर?
तो अगर m v कांस्टेंट है तो अब v बाहर आ जाएगा और m अंदर रह जाएगा, v बाहर आ जाएगा और m you will go with this formula for variable mass case, but velocity must be constant. Velocity must be constant. But ऐसे भी केसेस होते हैं जहां दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, where both of them are variable. तो दोनों ही वेरिएबल, उसमें क्या होगा? है किसी को आइडिया क्या करेंगे बताएं? इस dm by dt को क्या बोलोगे आप? What do you call this dm by dt? जैसे dv by dt a था, What is this dm by dt? ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखो ये क्या लिखा हुआ है, मास अपॉन टाइम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कई बार ना बुक्स में आपको ऐसे लैंग्वेज देगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम इज दिस, एक्चुअली वो आपको क्या दे रहा है? dm by dt दे रहा है। समझ में आ गया ना? तो दिस इज व्हाट रेट ऑफ change of mass with time, that is dm by dt. v to velocity. Third case when both are variable, m भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। अब बताएं यहां क्या करें? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यस सर। व्हाट वी विल डू हियर? प्रोडक्ट रूल। अगर याद हो आपको कि अगर हमें dy dx करना है, दो फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट में, if there are two functions and if they are in product, और उनका हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो क्या ये वही वाला केस हो गया कि हमें dy dt करना है दो फंक्शंस का, बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम प्रोडक्ट रूल के साथ जाएंगे। अब बताइए प्रोडक्ट रूल में क्या होता था? एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर उस दूसरे को बाहर निकालो और पहले वाले को डिफरेंशिएट। दैट वाज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने प्रैक्टिस की थी इसमें बहुत। तो बताएं यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, निकालें अपने से प्रोडक्ट रूल का यूज करके। So what you get? m dv by dt plus v dm by dt। ये आएगा। देखिए एक को बाहर निकाला, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर दूसरे को बाहर निकाल के पहले वाले को, यही होता है ना? ये dv by dt एक्सेलरेशन है, this is v dm by dt। You will go with this one when both mass and velocity are variable. Clear? So these are the three cases of questions which you may come across while solving the numericals. Clear? तो आपको clearly, तो देखो ज्यादातर क्वेश्चंस ना हम f equals to ma से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हम ऐसे केसेस को डिस्कस करते हैं जहां मास क्या रहता है। जैसे एक कार जा रही है रोड पे, कार का मास थोड़ी कम हो जाता है अगर आप बैठे हुए हैं कार। क्लियर? आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, योर मास इज नॉट चेंजिंग। तो ज्यादातर चीजों में दिस विल वर्क। बट रॉकेट का केस, रॉकेट प्रोपल्सन आपने देखा है, रॉकेट किस बेसिक फंडामेंटल पे जा रहा होता है? देख रहे हैं पीछे उसमें गैसेस निकल रही होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की तरफ क्या होती है, तो उसका मास कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रॉकेट का देखा जाए तो गैस फिल्ड है अभी रॉकेट में, कुछ मास है, अब वही गैसेस बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल रही है कि नहीं? टैंक धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ वेरिएबल मास। बट समवन माइट से सर कार में भी तो हम लोग पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, कार में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बट इफ यू लुक एट द मास ऑफ द कार, कार का मास कितना होगा टन्स में? आप 1 लीटर 2 लीटर डालते हो उसमें, या ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर डाल सकते हो, तो जो आपका पेट्रोल बर्न भी हो रहा है उसका मास बहुत लेस है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। आइडियली तो नहीं होगा ना, बट हम एजम्पशन लगा करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है? बट रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे जो फ्यूल होता है ना वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, कि उसका भी मास वहां पे क्या होता है? कंसिडरेबल होता है। तो अगर उसका मास कम हो रहा है फ्यूल की वजह से, उसका इफेक्ट वहां पे आता है। समझ गए? तो जब भी हम रॉकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल गो विद द वेरिएबल मास केस। ठीक,
नाउ लेट्स सर इसमें सर ये कहाँ से आ गया सर? dv by dt, dv by dt is a, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो सर हाँ? ये कहाँ से आ गया? क्या ये a बेटा dv by dt क्या होता है? नहीं वो तो सर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ठीक है, v को डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? t। यही तो एक्सेलरेशन होता है, तो क्या उसकी जगह एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते क्या? यहाँ पे भी वही लिखा था, तब नहीं तुमने अपोज किया था। नहीं यहाँ से अब तुमको वहां दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम क्वेश्चन के तो तीनों के केसेस देख लेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के अभी तक हमने यूनिट डिफाइन नहीं किए। ठीक, तो जो यूनिट डिफाइन करेंगे हम इस एक्सप्रेशन से डिफाइन करेंगे, F equals to ma। तो देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इसी को न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? न्यूटन। तो योर 1 दिस इज इक्वल्स टू न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। सो योर 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 kg into 1 meter per सेकंड स्क्वायर। So if someone asks you define 1 Newton, define 1 Newton. So how will you define it? Can define 1 Newton. So any object which weighs 1 kg and accelerating. Weighs not. Whose mass is 1 kg and accelerating at 1 meter per second. Then the force acting on it must be 1 Newton. ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लें। Force is said to be 1 Newton if it produce an acceleration of 1 meter per second square. If it produce an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. In a mass of 1 kg. In a mass of 1 kg. तो मतलब 1 kg के मास को अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कराना है तो कितना फोर्स लगाना होगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट इज डाइन। यस सर। वो सब आपको आता है, जिसमें हमको नहीं आना ज्यादा। हम लोग न्यूटन से ही मोस्टली डील करेंगे, एसआई सिस्टम में ही हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अब कुछ और बातें न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। एफ क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल फोर्स। एफ क्या है यहाँ पर? इंटरनल फोर्सेस की बात हम कभी नहीं करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो हियर इन दिस फॉर्मूला F equals to ma, या जो भी हम न्यूटन लॉज डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो F है दैट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि ये वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की, एक मास है m, हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ? इसका लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। इसकी स्पीड भी बढ़ी। इसकी स्पीड भी क्या हुई? क्योंकि एक्सेलरेट करेगा। अब ध्यान से सुनो, यही ऑब्जेक्ट अभी इधर जा रहा था लेकिन हमने फोर्स उसके अगेंस्ट में लगा दिया वेलोसिटी के। अब ये रिटार्ड करेगा। नाउ इट विल रिटार्ड। दैट इज कॉमन सेंस। थर्ड केस, वेलोसिटी के अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, अब क्या ये फोर्स इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा वेलोसिटी को? अगर मैं कहूं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे 10 से 20 होगी, 30 होगी, यहां पे 10 से 5 होगी, फिर 0 होगी। मैं कह रहा हूं यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? What will be the effect of this force on the velocity of this object or the linear momentum of the object? Both है। जितना फोर्स जब फोर्स लगाए तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर फोर्स लगाए तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? क्या लगता है आपको कि ये फोर्स इसकी, तुम कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा इसका मोशन? जस्ट टेल मी। इफ बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, क्या ये फोर्स इसको मोड़ने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ? This force will try to bend this path. ये सीधे जा रहा था उसको सीधा ना जाके कुछ नीचे की तरफ बेंड। यही तो ग्रेविटी करती है अर्थ में। अर्थ में हम किसी चीज को ऐसे थ्रो कर रहे हैं ऐसे, लेकिन नीचे की तरफ क्या लग रहा है?
जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या आता था जी। क्या ये बेंड कर देता था नीचे ऑब्जेक्ट्स को? यही तो हो रहा था। तो यहाँ पे भी दिस फोर्स विल ट्राई टू बेंड द पाथ। बट अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी के कोई भी इफेक्ट इस फोर्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहता था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स। मैं अगर यहाँ भी पूछूंगा अभी भी वो v होगा और यहाँ भी पूछूंगा तो हॉरिजॉन्टल। तो बस यही केस है। तो यहाँ पर भी mg ऐसे नीचे लग रहा है और यहाँ पर भी mg। तो if a force acts perpendicularly to the velocity, if a force acts perpendicularly to the velocity, it does not change its magnitude. It does not change its magnitude, but changes the direction. But changes the direction of motion. तो मोशन की डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तीनों केसेस हमने देख लिए। इसीलिए आपको याद होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता था? वेलोसिटी कैसी होती थी? क्या 90 पे होते थे? और देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसीलिए कहते थे क्योंकि यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है स्पीड और यहाँ भी। लेकिन देखा है फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दिया। उस फोर्स या उस एक्सेलरेशन ने इसकी डायरेक्शन को क्या किया वहां पे? अगर ये फोर्स नहीं लगता तो ये सीधे निकल जाता। तो देखा जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको देखो बेंड करा रहा है लेकिन इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। समझ गए ना? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम हियर। ये सब लिखते रहा करिए आप लोग क्योंकि भूल जाएगा फिर कुछ दिन बाद। तो मैं नोट्स लिखा नहीं रहा हूं बट यू आर सपोज टू राइट all the things by yourself. Now, अब एक कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे। अभी हमने देखा कि F क्या है? dt by dt। अब देखो हम फोर्स को क्या हम x I कैप j कैप और k कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। We can always write a vector in terms of I कैप j कैप एंड या हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैं f को कैसे लिखने वाला हूं? fx I कैप fy j कैप fz। तो देखो ये फोर्स का x कंपोनेंट, दिस इज द y कंपोनेंट, दिस इज द z कंपोनेंट। लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को ऐसे ही। क्या p भी वेक्टर है उसको भी लिख सकते हैं। px I कैप py pz k कैप। डिफरेंशिएशन को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन में? यस सर। ऑफ कोर्स दिस विल बिकम dpx by dt I कैप dpy by dt j कैप dpz by dt। और अगर दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा? If you compare on both the sides, what you can write? fx किसके इक्वल? dpx by dt के इक्वल। fy किसके इक्वल? dpy by dt के इक्वल। और fz किसके इक्वल? ऐसा लिख सकते हैं। So you can write from here that the fx is dpx by dt, fy is dpy by dt, and the fz is dpz by डन। इसका मतलब जो x कंपोनेंट होगा वो सिर्फ किस डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट करेगा? x डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट करेगा। जो y कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट करेगा? y। और जो z वाला है वो समझ गए? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ, थ्योरी और कॉन्सेप्चुअली जो चीजें हमें समझनी थी। अब देखो न्यूमेरिकल्स इसमें कैसे कैसे बन सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। तो एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg and if I apply a force of 2 न्यूटन in it। जब तक फोर्स नहीं था ये हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब उनको इसके स्टेट को चेंज कराना था तो हमने इसमें क्या लगा दिया है?
force, let's say the force applied is 2 Newton. तो it is by clear कि अगर force आ गया तो फिर acceleration आ जाएगा, और किस डायरेक्शन में acceleration आएगा? जिस डायरेक्शन में force लगा हुआ है। अब उसी डायरेक्शन में क्या ये मूव करने लगेगा? उसी डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? मूव करने। तो the question is acceleration will be in this direction and that will be f by m. That will be f by m. How much? f2 m1. So acceleration is 2 meter per second square. मैंने कहा मैं इतना ही फोर्स लगा के इसको चलाता रहा till t equals to 10 सेकेंड, till t equals to, उसके बाद क्या होगा? फोर्स हटा दिया 10 सेकेंड के बाद, तो फोर्स हटा दिया तो एक्सेलरेशन जीरो। मैंने बताया ना, हिस्ट्री से कोई भी लेना देना एक्सेलरेशन का, उस इंस्टेंट पे देखना है। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स हट गया तो एक्सेलरेशन हट गया। तो आफ्टर t इक्वल्स टू 10 सेकंड फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इसके बाद के मोशन को आप क्या कहोगे? इसके रुक जाएगा ये 10 सेकंड के बाद कि चलता रहेगा? क्या होगा? ये बताओ, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे जब ये पहुंचा होगा, क्या तब तक में इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी? यस सर। और कितनी एक्वायर की होगी? इससे आएगा कितना आएगा? 0 is 2 t is 10, कितनी उसकी वेलोसिटी हो गई होगी? 10वें सेकंड पे उसके पास वेलोसिटी थी कितनी? 20 मीटर। अब फोर्स जीरो हो गया। अब फोर्स क्या हो गया? जीरो। अब आपको क्या लगता है, क्या रुक जाएगा वो कि आगे बढ़ता रहेगा? अब वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा हमेशा, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड, जब तक उसमें क्या ना लगेगा एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अर्थ में तो ऐसा होता नहीं है, स्पेस में ये होगा। स्पेस में तो वो स्पेसशिप वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था ना ध्रुव, वहां पे बीच में। यस सर। उसको आज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये थी स्पेसशिप, ये हैंडल था, ध्रुव इसको पकड़ के लटका हुआ था यहाँ से। स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रही थी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब ये ध्रुव पकड़ा था इसको, तब ध्रुव का एक्सेलरेशन क्या था? 100, क्योंकि इसके साथ ही जा रहा है। जिस इंस्टेंट उसने उसको छोड़ दिया, क्या उस इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी रही होगी? यस सर। उस इंस्टेंट पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी, तो मतलब छोड़ तो दिया, लेकिन इसके पास अभी भी कुछ क्या है? तो क्या ये हमेशा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा सेम डायरेक्शन में? दैट विल हैपन। ठीक, रुक नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन, तो हमेशा वो उसी इनर्शिया में रहना चाहेगा। अगर हमें रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज अर्थ में क्यों नहीं काम करती है कि हमने कार एक्सेलरेट कराया और फिर हमने बंद कर दिया अलग से? तो हमेशा वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहना चाहिए। तो इससे तो हमारा फ्यूल बहुत ज्यादा बच जाता है। कि क्या करते हैं हम कि यहाँ से रामघाट तक एक्सेलरेट करा के छोड़ देते हैं बंद करके, हमेशा वो उतने से ही चलती रहती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है? फ्रिक्शन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है? फ्रिक्शन इज द प्रॉब्लम। कि कार ने वेलोसिटी तो एक्वायर कर ली, लेट्स से आपने यहाँ 10 मीटर पर सेकंड उसने एक्वायर कर लिया इंजन फोर्स वगैरह से। अब आपने छोड़ दिया, इंजन बंद कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे एक पीछे क्या लगेगा, और फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। देखो ना, सिस्टम हमारा क्या है अभी? कार। सिस्टम क्या है हमारा? तो फ्रिक्शन बताओ, इंटरनल फोर्स को कोई अंदर की चीज लगा रही है, कोई बाहर की चीज लगा रही है? बाहर। अर्थ इज अप्लाइंग द फोर्स। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है इस कार के लिए। समझ में आया? अब देख रहे हो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट कर रहा है। यस सर। इट इज एक्टिंग अपोजिट टू, रिटार्ड करेगा। क्या करेगा? धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, अल्टीमेटली इट विल। तो अर्थ में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे ना बहुत सारी अपोजिंग फोर्सेज हैं हमारे चारों तरफ, जो चीजों को रोकने की कोशिश करती है। वन ऑफ देम इज फ्रिक्शन। ये जो एयर है ना आपकी, ये भी ऐसे रेजिस्टेंस का काम करती है। तो दिस एयर आल्सो अप्लाइड अ रेजिस्टिव फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक कार है, ठीक, कार में एक क्या कहते हैं उसको, फ्लैग लगा हुआ है साइड में एक स्टिक पे, ठीक। जब कार रेस्ट पे है तो फ्लैग उड़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे कार मूव करने लग रही है आगे, ये था फ्लैग।
अब बताओ फ्लैग आगे की तरफ कार की डायरेक्शन में होगा कि उल्टी डायरेक्शन में होगा? ये एयर है, उसको पीछे देखो, कोई चीज पहले रेस्ट पे थी, उसको पीछे ले जाने के लिए कोई ना कोई तो उसके पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा, कोई ना कोई उस पे क्या लगा होगा, पीछे की तरफ। वो कौन लगा है? एयर लगा रही है वहां पे। Which one is applying the air? तो देख रहे हो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन एयर का फोर्स। आप गाड़ी पे खड़े हो जाओ छत पे चलते हुए, आपको एयर पीछे की तरफ पुश करेगी, आप ये फील करोगे। क्लियर? सो एयर भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। ऐसे एयर नहीं, कोई भी फ्लूइड है पानी में, आप पानी के अंदर तैरो, एक तरीके से देखा जाए तो पानी भी आपको अपोज करेगा। तो जितने भी ये फ्लूइड्स होते हैं ना, एयर भी एक फ्लूइड ही है आपका। एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, जिसमें हम डूबे हुए हैं बेसिकली। आप एयर को भी एक वाटर की तरह एक फ्लूइड कंसीडर कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा इसको, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे तो एयर को भी एज अ फ्लूइड ट्रीट करेंगे हम लोग। तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ना, वो अपोज करते हैं आपका, रजिस्ट करते हैं आपके मोशन को, आपको मूव नहीं करने देंगे अपने लिए इजीली। लेकिन एयर में थोड़ा कम अपोजिशन होता है तो हम लोग थोड़ा आराम से मूव कर लेते हैं। अभी पानी के अंदर आपको चलने को कह दिया जाए, आपको देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्लिसरीन के अंदर छोड़ दिया जाए, वहां तो आप हिल भी नहीं पाओगे, वो बहुत ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा। समझ में आया? तो ये सब अपोजिंग फोर्सेज है। स्पेस में ऐसा कोई भी अपोजिंग फोर्स, इसीलिए वहां पे चीजें मूव करती रहेंगी अगर आप वैसे छोड़ देंगे। समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। अगली क्लास में हम थर्ड लॉ देखेंगे।